हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने जो धर्म रिलेटेड वो बन रहे थे उनके क्वेश्चन कर लिया था, और आज हम अपने जो शाक्त धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए पढ़ते हैं शाक्त धर्म के बारे में। शाक्त धर्म क्या है भाई? यह देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं। इसमें क्या था कि यहाँ जो देवी थी ना उसको शक्ति के रूप में पूजा जाता था, और शक्ति का मंदिर जो प्रमुख मंदिर है वो कामाख्या जो असम में है ना वो है। और कश्मीर में देवी के जो सौम्य रूप शारदा देवी है उसको पूजा जाता है, और यह मंदिर वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आता है आजीविक संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली पुत्र गोशाल। ठीक है, आजीविक संप्रदाय कौन थे भैया? आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल, और यह भगवान महावीर के समकाल थे और महावीर के साथ तपस्या की थी। भगवान महावीर के समकालीन थे भाई, और इन्होंने जो महावीर है उन्हीं के साथ तपस्या की थी, और यह भाग्यवादी होते हैं। फिर आता है मौर्य शासक बिंदुसार। आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। जो आजीविक संप्रदाय का अनुयायी कौन था भाई? जो मौर्य शासक थे बिंदुसार वो थे। फिर उसके बाद आता है संदेहवादी संप्रदाय। संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भाई? संजय बेलपुत। ठीक है, कौन थे भाई? संजय बेलपुत। और उच्छेदवादी जो अजीत कैश कंबलिन, और अकर्मकवादी पूर्ण है कश्यप। फिर अगला है फारस आक्रमण। फारस आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था हखामनी वंश। तो शासक कौन थे? डेरिश या दारा बाहु। समय कब से कब तक माना जाता है? 520 से 515 के बीच या 518 बीसी। डेरिस के ने सिंध के आसपास के इलाकों को विजित कर लिया था और उसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। ठीक है, डेरियस ने सिंध के जो आसपास के जो इलाके थे उनको सारों को मतलब हासिल कर लिया था, और जो अपना 20वां प्रांत बनाया था। फिर आता है हेरोडोटस, जो पुस्तक हिस्टोरिका के अनुसार यहाँ से उसे कितने भाई 360 टैलेंट मतलब ईरान से में 32 किलोग्राम की सोने की ईंट सोना राजस्व के रूप में प्राप्त होता था। ठीक है, उसको यहाँ से जो 360 टैलेंट है सोना राजस्व उसके रूप में प्राप्त होता था। और हेरोडोटस क्या है? इतिहास का जनक। यह उसके कुल राजस्व का कितना था भाई? 1/3 था। और फारस आक्रमण की जानकारी उसके 3 अभिलेखों में मिलते हैं। कौन कौन से अभिलेख है भाई जिसमें उसकी ये जानकारी मिलती है? तो वो है नक्शे रुस्तम, बेहुस्तून और पर्सिपोलिस और पेरिपल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेरियस के पुत्र जरखचीज ने भारतीय जो धनुर्धर थे को अपनी सेना में नियुक्त किया। जो डेरियस के पुत्र जो कौन थे भाई? जरखचीज थे। उन्होंने जो धनुर्धर थे उनको अपनी सेना में नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। फिर आता है ग्रीक यूनानी आक्रमण। ग्रीक यूनानी आक्रमण क्या है? अलेक्जेंड्रिया सिकंदर। पिता कौन थे? फिलिप। गुरु कौन था? अरस्तु। और यह मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक था। और गांधार या तक्षशिला के शासक आशंभी ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। जो भाई गांधार या तक्षशिला के जो शासक थे उन्होंने सिकंदर के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। और झेलम या वितस्ता या हाइट्स पैच का युद्ध कब होता है? 326 में, जो किस किस के बीच होता है? सिकंदर और पोरस के बीच। फिर आता है पोरस का राज्य झेलम और चिनाब के मध्य स्थित है, और पोरस पराजित हुआ। कौन हुआ भाई इस युद्ध में? पोरस पराजित हुआ, और सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित और उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। उसने भाई इतनी अच्छी तरह से लड़ाई की कि सिकंदर उससे प्रभावित हो गया और बोला कि जा भाई तू ये तेरा रख ले अपने पास, मैं तुझे वापस लौटा रहा हूँ तेरा ये साम्राज्य। फिर सिकंदर 19 महीने तक भारत में रुका, और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। 19 महीने वही भारत में रहा, लेकिन जिस टाइम पे व्यास नदी को पार करने का टाइम आया तो उसकी सेना ने मना कर दिया, और सिकंदर मंडनीस नामक दार्शनिक से प्रभावित हुआ। जो मंडनीस थे ना दार्शनिक, उससे भाई सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ था। वह कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ लेकर आया। उसने भारत में 3 शहर बसाए। कौन कौन से भाई? निकेया, बहुकाफेला या बुकाफेला और अलेक्जेंड्रिया। 3 इतिहासकार उसके साथ भारत आए। एक था नियाकर्ष जो नौसेना का प्रमुख था। एक था
आने सीक्रेट्स और एक था अरिस्टोबुल्स। ठीक है, फिर आता है अगला मौर्य वंश। मौर्य वंश में क्या है भाई, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र और जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षेत्रीय। फिर आता है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार वृषल निम्न वर्गीय, मतलब रोमिल दापर के अनुसार ये वैश्य है, और सर्वाधिक मान्य मत क्षेत्रीय। ठीक है, फिर आते हैं मौर्य वंश के प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य। तो 322 से 298 BC तक इनका शासनकाल माना जाता है। ये चाणक्य ने इसे 1000 कार्पासन में खरीदा था और शिक्षा कहाँ हुई थी, तक्षशिला में। यूनानी इतिहासकार इसे सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के रूप में उल्लेखित किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या नाम दिया भाई, यूनानी इतिहासकारों ने, सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स। फिर आता है विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स हैं। तो जो विलियम जोन्स है भाई, उनके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त है वही सेंड्रोकोट्स है। और 305 BC में सिकंदर की सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका विवाद हुआ। फिर आता है सैट्रोबो एवं एपियान्स विवाद एवं संधि की जानकारी देते हैं। निकेटर ने एरिया, अराकोशिया, जेंड्रोसिया और पैरोनिसाइडाई के क्षेत्र में चंद्रगुप्त को सौंप दिए। फिर आता है निकेटर ने अपनी जो बेटी हेलेना है उसका विवाह किसके साथ कर दिया था, चंद्रगुप्त के साथ करवा दिया था। अपना दूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और पुस्तक उसने, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, इंडिका। फिर आता है एरियन की बुक किसने लिखी है, एरियन की पुस्तक इंडिका, और पिलनी या पलिनी मतलब नेचुरल हिस्टोरी का नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है टोलमी की पुस्तक ज्योग्राफी, और अज्ञात लेखक है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। किसमें भाई, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने निकेटर को कितने हाथी दिए थे, 500 हाथी गिफ्ट दिए थे। 298 BC में चंद्रगुप्त में स्वर्णबेलगोला में सांथार या सलेखना द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे प्राण त्यागे थे, स्वर्णबेलगोला में सांधार या सलेखना द्वारा। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है भाई, तो इसका माना जाता है 298 से 273 BC तक। ठीक है, इसमें आता है कि यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोगेट्स या फिर जो अमित्रगात है वो कहा गया था। जो यूनानी इतिहासकार थे वो इसको अमित्रोचेड्स या अमित्रघात कहा करते थे। फिर आता है तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ, इसको महान शासक बताते हैं। जो तिब्बत के इतिहासकार हैं जो तारानाथ, वो बोलते हैं कि भाई जो बिंदुसार थे वो एक महान शासक थे। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था और यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्या था भाई, आजीवक संप्रदाय है ये उसका अनुयायी था। और तारानाथ का ये मानना है कि इसने जो दक्षिण भारत पर अभियान किया था। ठीक है, फिर इसके बाद है यूनानी इतिहासकार एथेनियंस के अनुसार इसने यूनान के शासक से जो मीठी शराब, दार्शनिक मंगवाए थे। मीठी शराब या सूखे मेवे या फिर जो मेवे थे ये दार्शनिक मंगवाए थे। किसके अनुसार भाई, जो यूनानी इतिहासकार एथेनियंस है उसके अकॉर्डिंग बिंदुसार ने जो सूखे मेवे या शराब ये सब मंगवाए थे यूनान के शासक से। फिर उसके बाद आता है यूनानी शासक ने मीठी शराब एवं सूखे मेवे भेज दिए और दार्शनिक नहीं भेजे। जो भाई यूनानी शासक था उसने शराब, जो मीठी शराब थी और सूखे मेवे थे वो तो भेज दिए, लेकिन जो दार्शनिक थे ना वो नहीं भेजे। फिर आगे आता है अशोक। अशोक के शासनकाल में भाई क्या कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, ये माना जाता है 273 से 232 BC तक। तो राज्याभिषेक कब हुआ भाई, 269 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। और अशोक का अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी संघर्ष चला। जो भाई इसके भाइयों के साथ इसके 4 वर्ष तक लड़ाई लड़ी कि भाई कौन शासक बनेगा। इस बात पे इसकी माता कौन थी भाई, इसकी माता थी भीमा या सुबंदरांगी। ठीक है, पत्नी कौन थी भाई इसकी, देवी। और पुत्र का क्या नाम है, इसका पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री कौन है, संघमित्रा। ठीक है, फिर इसमें आता है इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया था। किसने भाई, जो इसके जो पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, तो इन्होंने फैलाया था इनको। जो अशोक थे उन्होंने इसको श्रीलंका भेजा था ताकि वो ये जाकर वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रसार कर सके, मतलब प्रसार है वो बौद्ध धर्म का कर सके।
फिर आता है कोरुवकी या कारुवकी। जो पुत्र कौन है, तीवर और रानी के अभिलेख में इन दोनों का उल्लेख मिलता है। जो रानी का अभिलेख है उनमें इन दोनों का उल्लेख मिलता है। पद्मावती के पुत्र हैं भाई कुणाल, और तिष्यरक्षा है, इसने कुणाल की आंखें फुड़वा दी थी, और अशोक ने तिष्यरक्षा को जिंदा जलवा दिया था। फिर आता है अपने शासनकाल के 8 वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। भाई उसको 8 वर्ष हो गए थे जिस टाइम शासन करते हुए। फिर उसके बाद उसने जो राजधानी थी कलिंग, उस पर आक्रमण किया, और कलिंग की राजधानी उस टाइम पे क्या थी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। आगे आता है खारवेल के आथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था भाई, कलिंग का राजा वो था नंदराज। और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। जो कलिंग का युद्ध हुआ था ना, उसी से अशोक का धर्म मतलब मन परिवर्तन हुआ था। फिर उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसमें भाई 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और 1.5 लाख लोगों को युद्धबंदी बनाया गया था। फिर आता है इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध घोषणा के स्थान पर दम नीति और धम घोष को अपनाया। ठीक है, इस युद्ध के बाद उन्होंने ये चीज़ें अपनाई। फिर आता है अशोक का धर्म। अशोक का धर्म क्या है भाई, कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त था। जो कल्हण की द्वारा रचित पुस्तक है राजतरंगिणी, उसमें ये बताया गया है कि भाई पहले है ना अशोक भगवान शिव का भक्त था, और फिर उसने श्रीनगर शहर बसाया और वहाँ शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, किसने बसाया भाई, शिव, उसने जो ये ग्रीष्णनगर है वो बसाया अशोक ने, और वहाँ पे जो शिव मंदिर है उसका निर्माण कराया। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन और उसकी पुत्री जो चारुमती ने देवी पाटनम शहर बसाया। ठीक है, फिर आता है दीपवंश और महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निक्रोंथ ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। जो दीपवंश और महावंश है उनके अकॉर्डिंग भाई ये माना जाता है कि जो सुसीम के पुत्र निक्रोध थे उसने अशोक ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया था। फिर आता है अशोक गोगलीपुत्र तिरस के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुआ था, और दीपवंश और महावंश कौन है, सिंहल साहित्य। आगे आता है दिव्यादनम जो पुस्तक है, और चीन यात्री हेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अशोक ने अपने शासन के जो 10 वर्ष में बौद्ध गया और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अपना जो उसका शासनकाल था भाई उसमें 10 वर्ष में तो बौद्ध गया जो बिहार में, और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। फिर आता है भाब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। जो भाब्रू अभिलेख है उसमें जो अशोक है ना वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, इसकी ये जानकारी मिलती है। फिर आता है अशोक का धम। अशोक का धम क्या था, जैसे ये अशोक की आचार संहिता थी, इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या है, माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार, सबका कल्याण जैसी शिक्षाएं हैं। आगे आता है अशोक ने धम यात्राओं का आयोजन करवाया, इसमें स्वर्ग की जो झांकियां हैं निकाली जाती थी। आगे है अशोक ने धम के प्रसार पर हेतु अभिलेख लिखवाए और धम महात्मा की नियुक्ति की। फिर है अशोक के लेख। अशोक के लेख कौन कौन से भाई, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, कौन कौन से लेख हैं, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। शिलालेख में क्या है, वृंत और लघु, और स्तंभ लेख में क्या है, वृंत और लघु, और गुहा लेख ऐसी है। फिर है वृंत लेख। वृंत लेख में क्या है, इनकी जो अभिलेख संख्या है वो 14 है और 8 स्थानों से प्राप्त होती है। इसके जो अभिलेख है उनकी संख्या कितनी मानी जाती है भाई, 14 मानी जाती है, एवं 8 स्थानों से प्राप्त होती है। फर्स्ट है शाहबाजगढ़ी और मानेसरा, ये पेशावर पाकिस्तान में है, और कालसी कहाँ भाई, यू उत्तराखंड, जूनागढ़ गुजरात, सोपरा महाराष्ट्र, धौली और जोगढ़ है उड़ीसा, एर्नाकुडी है आंध्र प्रदेश। फिर आता है पृथकलिंग प्रज्ञापन। तो अशोक 13वें में जो अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें जो कलिंग के आक्रमण की जानकारी देता है, लेकिन धौली और जोगढ़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताता है। ठीक है भाई, 13वें शिलालेख में अशोक ने बताया कि उसमें कैसे उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और कैसे उसका मतलब हृदय परिवर्तन हुआ, और फिर उसके जो धौली और जोगढ़ है उसमें उसने अपनी जो समस्त प्रजा है ना उसको अपनी संतान बताया है उसके शिलालेखों में। फिर आगे आता है लघु शिलालेख। इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारियां मिलती हैं, जैसे मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेट्टूर। इसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर अगला है अन्य अभिलेखों में अशोक की उपाधि देवनाम प्रिय
और देवनाम प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। अशोक का नाम भाई देवनाम प्रिय है और देवनाम प्रियदर्शी के नाम भी माना जाता है। आपसे पूछ ले कि देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है तो वो अशोक को कहा जाता है। फिर आता है बाम्बरू। तो वृंत स्तंभ लेख, जो अभिलेख की संख्या क्या है 7 है और यह 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसमें प्रयाग प्रशस्ति यह मूल रूप से कौशाम्बी में था और अकबर ने इसे प्रयोग में स्थापित कराया। इसमें क्या है अशोक, रानी, समुद्रगुप्त, बीरबल, जहांगीर। फिर आता है टोपरा। टोपरा में क्या है, यह टोपरा दिल्ली में स्थित है और फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया था। ठीक है, जो अशोक का टोपरा स्तंभ है उसे फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित कराया था भाई, दिल्ली में स्थापित कराया था। इस पर पूरे 7 अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, और 7वें अभिलेख में जैन धर्म व आजीवक धर्म की जानकारी मिलती है। टोपरा अभिलेख में कितने अभिलेख हैं भाई, 7 अभिलेख हैं और यहाँ से जो जैन धर्म और आजीविक धर्म है ना उसकी जानकारी मिलती है। फिर आता है मेरठ दिल्ली अभिलेख, जो मूल रूप से मेरठ में था। इसे फिरोज शाह ने दिल्ली में स्थापित करवाया था। जो ये लोरिया राज और लोरिया नंदगढ़ और रामपुरवा है ये बिहार में है। फिर आता है लघु स्तंभ लेख। इसमें अशोक की जो राजनीतिक घोषणाएं हैं वो मिलती हैं, जैसे रुमनीदेई अभिलेख। इसमें मौर्य काल की आर्थिक नीति जैसे राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। अशोक ने भूभाग घटाकर कितना 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। फिर उसके बाद सारनाथ अभिलेख और सांची अभिलेख है। इन अभिलेखों में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है और कहता है कि जेल रहने लायक स्थान नहीं है, एक कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अगर आपसे भाई जैसे ये लाइन उठा अगर भाई ये लाइन उठा के पूछ ले जैसे जेल रहने लायक स्थान नहीं है, एक कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये किसके है, तो भाई आपको ध्यान रहना चाहिए ये अशोक द्वारा कहे गए शब्द है। फिर आता है गुहालेख। अशोक ने कर्ण चोपड़ एवं सुदामा जो आजीविक साधुओं हेतु तथा विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक के अभिलेख प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं और अशोक के अभिलेख की लिपियां कौन कौन सी है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक या यूनानी। फिर उसके बाद आता है 1750। ट्रिफेंथ्रल ने अशोक के अभिलेख की खोज की और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। सबसे पहले किसने पढ़ा भाई, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा, 1837 में, ध्यान रखना। फिर आता है सरकुना। सरकुना कंधार अभिलेख है तो सरेकुना यह अशोक की द्विभाषी अभिलेख है और ग्रीक और अरमाइक 2 लिपियों में है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है D.R. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। जैसे मौर्य काल कला, तो राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में महल, स्तूप, स्तंभ, गुफा है। और महल या भवन क्या है भाई, बुलंदी, बांध, बाग से लकड़ी के महलों के साक्ष्य मिलते हैं। और कुम्हरहार से राजप्रसाद के साक्ष्य मिलते हैं। मेगास्थनीज एवं स्ट्रेबो पाटलिपुत्र के महलों व नगर नियोजन की प्रशंसा करते हैं। एरियन पाटलिपुत्र के महलों को सुसा और एक वेतना के महलों से अधिक सुंदर बताते हैं। ये बताया हुआ है भाई इसमें क्या क्या है। और फायन जो चीनी यात्री है उसके अनुसार ऐसे महलों का निर्माण केवल देवता या दानव कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्तूप आते हैं। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। जैसे पीपर हवा स्तूप जो यूपी में है, प्राचीनतम स्तूप सारनाथ स्तूप, सांची स्तूप ये सांची स्तूप MP में है और जो सारनाथ स्तूप वो यूपी में है। इसमें नोरण सुंदर है। फिर इसके बाद आता है धर्मराजी का स्तूप, तो तक्षशिला और सारनाथ है और ये 4 मौर्यकालीन स्तूप हैं। स्तूप एक परिचय, जैसे स्तूप शब्द का अर्थ क्या होता है भाई, ढेर। और स्तूप का पहला जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। शारीरिक स्तूप पढ़ते हैं, इसमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, जैसे दांत, हड्डी, और संख्या कितनी है 8+1। और परिभोगिक स्तूप क्या है, भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं, जैसे बुद्ध का भिक्षा पात्र और जूते। उद्देश्य का स्तूप क्या है भाई, भगवान से संबंधित स्थान व प्रतीक। और पूजार्थक स्तूप क्या है, आस्था के केंद्रों के रूप। ठीक है, फिर ये भाई जो अमरावती स्तूप है इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।